हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाइक क्लासेस। दिस इज आदित्य नाइक। उम्मीद है आपसे बढ़िया से होंगे, ठीक मारे होंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सरप्राइज दे देता हूँ आपको। तो सरप्राइज ये है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोना टीच यू मैथमेटिक्स। ठीक है, साइंस भी पढ़ाऊंगा, साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाऊंगा सिर्फ। ठीक है, अगर 9th क्लास के बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं 9th क्लास में जो चैप्टर को कमेंट करेंगे उसी चैप्टर के ऊपर वीडियो डालूंगा, वरना क्लास 10 का मैथमेटिक्स डालूंगा। ठीक है, 9 का साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, 10 का साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, और क्लास 10 का मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैथ्स इसीलिए पढ़ाने की बात हो रही है, मतलब मैं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था जब मैं स्कूल में था या फिर अभी भी, मेरे को मैथ्स पढ़ने में मजा आता है और बेसिकली मैथ्स तो पढ़ते नहीं है, मैथ्स प्रैक्टिस करने में मजा आता है और पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो मैं पहले ये सोचा था कि मैं मैथ्स के ऊपर वीडियो डालूं, लेकिन मैथ्स के ऊपर इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि बोर्ड छोटा सा है और मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बोर्ड खत्म हो जाए तो 12 मिनट ये करो तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, लेकिन मैं वो तो अभी भी बोर्ड छोटा है, लेकिन अब देखेंगे वो क्या होगा। लेकिन मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो मैं कहाँ पे था, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम क्लास 10 का बोर्ड्स का मैथ्स भी पढ़ेंगे और साइंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, पूरा मैथ्स और साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ेंगे क्लास 10 का, और 9 का बच्चे अगर कमेंट करेंगे तो साइंस के साथ थोड़ा बहुत उनके लिए मैथ्स भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आज हम क्लास 10 का मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज का डेट आप नोट करके रख लो, आज से मैथ्स का जर्नी भी स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मैं जब मैथ्स पढ़ाऊंगा ना, आपको सिर्फ दो ही चीज़ें करनी है। पहला चीज़ ये, तो आपको क्या करना है ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। हाँ, तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें करना है। यू गाइस ओनली हैव टू थिंग्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें करना है। तो पहला थिंग ये है कि यू गाइज हैव टू जस्ट फॉलो मी एंड माई इंस्ट्रक्शंस। तो आपको पहले तो मैं जो बोलूँगा और जो इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको आप फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा थिंग ये है कि मैं जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा और जैसे कराऊंगा उसको आप अच्छे से वीडियो देख के आपको कॉपी पेन में प्रैक्टिस करना है। बस इतना ही करो, क्लास 10 का मैथ्स भी हो जाएगा। बेसिकली क्लास 10 का मैथ्स इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। बस ट्रायंगल चैप्टर में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं, मेरे को आते थे, मैं सोच के चलता हूँ कि आपको नहीं आएंगे। ठीक है, आपको नहीं आएंगे। ट्रायंगल चैप्टर थोड़ा सा है, मतलब आपके क्लास के हिसाब से वो अभी नहीं, सब कुछ ईजी है। ठीक है, अभी कुछ हार्ड डिफिकल्ट कुछ अभी भूल जाते हैं सब कुछ। ठीक है, और क्लास 11 का मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा आप कोर में घुसोगे तो आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा। ठीक है, लंबे लंबे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेस हो जाएंगे, लेकिन आप क्लास 12 में जाओगे अगेन मैथ्स आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जेई वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्लास 10 का मैथ्स का जर्नी यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर में जो आज डालने वाला हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियो देखने और मैं जो बताऊंगा जैसे बताऊंगा आपको वैसे कॉपी पेन में लेके प्रैक्टिस कर देनी है। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू विल फॉलो मी देन आई विल मेक यू फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स द सेम वे आई फेल्ट फॉर इट इन माय स्कूल डेज। ठीक है, आज थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश निकल रहा है क्योंकि मैं आज कुछ कि मैं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का नाम है लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर 4 है, आई थिंक मैथ्स का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है। चाहूँ तो वन शॉट बना के भी आज ही खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं, मैं आपको धीरे धीरे करके टॉपिक समझाऊंगा क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे टाइम बचे हुए हैं, तो आप आराम से कीजिए। तो मैथ स्टार्ट करने से मतलब आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। आपको कोई बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करने, आरडीएसएम में पूरा नहीं पानी करके पीना है, ऐसे कुछ नहीं है। आप बस क्या करो, एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, फिर पीवाईक्यूज कर लेना, और उसके साथ साथ सीबीएस के जो सैम्पल पेपर रिलीज होता है 3-4 सैम्पल पेपर लगा देना। अगर टाइम ज़्यादा बचे तो 10-12 भी लगा सकते हो, आपका मर्जी, आप जितना लगाओ। पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर। ठीक है, ये तीन चीज़ आप कर लो, आपका मैथ्स हो जाएगा। आप कोई बोलेगा ये बुक खरीदो वो बुक खरीदो, इतने बुक्स खरीदने नहीं है। ठीक है, और हाँ, आप जो बोलोगे आरडी शर्मा आप खरीद सकते हो, लेकिन आरडी शर्मा खरीद के आपको पूरा प्रॉपर आरडी शर्मा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक नहीं करना है। आपको क्या करना है, आरडी शर्मा एक बहुत मोटा बुक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। आपको सिर्फ वही चीज़ें करने हैं जिसके साइड में लिखा होगा सीबीएसई कुछ डेट दिया होगा, 2024, 2020, 2019, 2005, 2006 आरडी शर्मा की बुक में ऐसे दिया रहता है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली मैं आपको बेसिक्स क्लियर करवा दूंगा और आपको अप्रोच सिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना देरी किए। तो पहले हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया था। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या था?
एक ऐसा इक्वेशन जिसका पावर सिर्फ 1 है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन whose मैक्सिमम पावर इज 2, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 होगा। एंटायर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 होगा, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी आप कोई भी इक्वेशन लिख लो, सपोज मान लो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लिया p x टू द पावर 3। हाँ, इसको जो x टू द, हम ये बेसिकली एक और थोड़ा सा फैक्ट आपको बता देता हूँ। बेसिकली हम बोलते हैं ना a टू द पावर, ऐसे a के ऊपर अगर b लिखा तो हम इसको बोलते हैं a टू द पावर b। जो हम बोलते हैं a टू द पावर b, एक्चुअली में ये गलत है, इसको a टू द पावर b बोला नहीं जाता। इसको क्या बोलते हैं? अगर a के ऊपर b है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे a टू द एक्सपोनेंट b, यानी b a का एक्सपोनेंट है, पावर नहीं है। पावर किसको बोलेंगे? ये जो टोटल चीज है a टू द एक्सपोनेंट b, उसको बोलेंगे पावर। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे? अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है p यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, वेरिएबल के बगल में जो भी नंबर, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होकर होता है उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट के पास में जो वेरिएबल होता है x y z फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो p यहाँ पे कोफिशिएंट है, p x³ प्लस q x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन मान लिया है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे x² है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब x का एक्सपोनेंट मैक्सिमम 2 होगा उसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी एंटायर इक्वेशन में जब वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 होगा, मैक्सिमम 2 होगा, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम 3 है, 2 तो है लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम 1 होता तो उसको बोलते हैं लीनियर, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, अगर मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है उसको बोलेंगे हम क्यूबिक, अगर मैक्सिमम 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या कहता है? इट इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन इन व्हिच द पावर ऑफ इट्स वेरिएबल इज मैक्सिमम 2, यानी x का जो एक्सपोनेंट होता है वो मैक्सिमम 2 है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, पहले यहाँ पे एंटायर चैप्टर का एक समरी लिख लिया हूँ, ये करेंगे पार्ट 1 में, समझ लेंगे कुछ चीजें बेसिक समझ लेंगे, फिर हम 4.1 4.2 4.3 एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे अच्छी तरीके से। आप बस मेरे को देखिए और फिर कॉपी पेन पकड़ के कीजिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ax²। यहाँ पे x मैक्सिमम पावर x का कितना है? 2 है, यानी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है, तो इसलिए कितना हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, c एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये एंटायर ax² का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पर अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे ये लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। a क्या है? x² का कोफिशिएंट, हमेशा याद रखना कोई भी इक्वेशन हो अगर x² का कोफिशिएंट 0 है यानी a का वैल्यू अगर 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या हमने पढ़ लिया? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहाँ पे b का वैल्यू 0 हो सकता है, c का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। अगर हो जाएगा इन केस तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, मैं पहले ही बोला हूँ मैं आपको मैथ से प्यार करवा दूंगा, बस आप मेरे को देखते जाइए, मतलब देखने के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप कॉपी पेन पकड़ के वो कीजिए। फिर यहाँ पे दिया है हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। तो पहले देख लेते हैं रूट्स क्या होता है। रूट्स क्या होता है, इस पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ रूट्स क्या होता है। व्हाट आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्या है? रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x व्हिच मेक्स द LHS इक्वल टू RHS। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो साइड हो गए, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो रूट्स जो है
वो x के ऐसे वैल्यूज हैं, ठीक है। रियल नंबर से माइनस में भी आ सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी x के ऐसे वैल्यूज जिसको डालते ही LHS RHS के बराबर हो जाएगा। कैसे? RHS में 0 है, यानी बेसिकली ये कहना चाहता है वो कि अगर इस इक्वेशन में x का वैल्यू कोई ऐसा वैल्यू x का डालो जिससे ये पूरा टर्म x² + bx + c 0 हो जाता है, तो उसको बोलेंगे रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आएंगे। आप देखोगे लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल का एक वैल्यू निकलेगा, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम दो वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ऐसे मान के चलो, ठीक है, मान के चलो मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है। यानी रूट्स क्या है, रूट्स आर द वैल्यूज, यानी ऐसे वैल्यूज x के, यानी कोई x के जगह पे यहाँ पे y भी होता, ठीक है, तो वेरिएबल के ऐसा वैल्यूज जिसको डालते ही ये पूरा एंटायर इक्वेशन यानी ax + bx + bx + c 0 हो जाता है, उसको कहेंगे रूट्स, ठीक है। तो हमने देख लिया रूट्स क्या है। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। तो बेसिकली हम रूट्स को ना अल्फा और बीटा करके डिनोट करते हैं, यानी x के दो वैल्यू निकलेंगे, एक वैल्यू को हमने अल्फा मान लिया, दूसरा वैल्यू को हमने बीटा मान लिया, ठीक है। तो अगर आपके पास अल्फा और बीटा के वैल्यूज हैं, अगर आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया गया है, तो आप उसमें से कैसे निकालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये बेसिकली पॉलिनोमियल चैप्टर जो सेकंड चैप्टर आपने किया होगा उसमें तो आपको हो गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो मैं आपको पूरा बेसिक से उठाऊंगा, ठीक है। तो बेसिक से ये है सॉरी, हाँ, तो बेसिक से हम पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये पॉलिनोमियल से पढ़ाया गया, लेकिन मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर भी वीडियो डालूंगा बहुत आ रहा है यार, हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको, हाँ कहाँ पे थे, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालेंगे अगर हमारे पास अल्फा और बीटा यानी रूट्स, हमारे पास अगर x का वैल्यूज है। अगर मान लो एक इक्वेशन नहीं दिया गया, अगर मान लो हमारे पास रूट्स है यानी x या y, यानी कोई भी वेरिएबल का ऐसा वैल्यू है जिनको डालते ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा, यानी LHS RHS के साथ बराबर हो जाएगा। उसमें से कैसे हम ये वाली इक्वेशन निकालेंगे। सपोज मान लो एक x का जो वैल्यू x के टर्म्स में हम निकालेंगे, अगर x का दो वैल्यूज हमें दे दिया है, कौन सा वैल्यू, पहला वैल्यू को हमने ले लिया अल्फा, x का दूसरा वैल्यू को हमने ले लिया यहाँ पे बीटा, यानी x के दो वैल्यूज निकलेंगे अल्फा एंड बीटा। तो इसमें से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो ऐसे x² लिख लेना है, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है माइनस करके, x² माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करना है, अल्फा और बीटा का समेशन यानी एडिशन लेना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों के सम के साथ, प्लस इनके साथ क्या करना है अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रूट्स हमारे पास है तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप बोलोगे इक्वेशन तो हमारा था ax² प्लस bx प्लस c, देखो यहाँ पे ax², यहाँ पे यानी x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या था, a था, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b था, तो यहाँ पे ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये हो जाएंगे b के वैल्यू, ठीक है, और ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये है c का वैल्यू, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट 1 हो गया यहाँ पे। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैंने दिया है, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ेंगे। सम ऑफ द रूट्स कितने बराबर होते हैं, माइनस ऑफ b बाई a। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ द रूट्स यानी x के जो वैल्यूज निकलेंगे जिसको पुट करते ही वो 0 के साथ इक्वल हो जाएंगे, तो उनका जो सम होगा यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ b बाई a। b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है x² का कोफिशिएंट, तो माइनस ऑफ b बाई a किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स के साथ बराबर होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अगर रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो उसका किसके साथ बराबर होगा c अपॉन a, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिवाइड करेंगे अगर a से तो उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे
अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको पूछ लिया है कि सपोज मान लो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया 4x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मैंने अपने हिसाब से लिया, ठीक है। तो पूछा है कि यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताओ। सम ऑफ द रूट्स है कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यहाँ पे है b माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी यहाँ पे कितना है, b क्या है 3, तो 3 माइनस लगा देंगे क्योंकि फॉर्मूला में a क्या है 4, ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा क्या था c अपॉन है, c कितना है यहाँ पे -2 अपॉन a यानी 4, तो 1/2 हो जाएगा -1/2। ऐसे आपको करना है, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऊपर, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। हाँ, तो आपका टॉपिक क्या है, अब है डिस्क्रिमिनेंट। क्या, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड से ये शब्द नहीं आया है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये अलग वर्ड है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, यानी x के पास में जो कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, तो b का स्क्वायर करेंगे -4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a इनटू कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट d स्मॉल d, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से d से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स, क्या है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स। तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स में बेसिकली दो ही टाइप है, 9th और 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा होगा। पहला जो मतलब मेथड है दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी बीच वाला टर्म जो होता है ना bx वाला टर्म, उसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करने के बाद हम निकालेंगे, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सेकंड मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ b प्लस और माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2 है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। माइनस ऑफ b प्लस और माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इससे भी हम डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जो दो वैल्यू निकलेंगे उससे निकाल सकते हैं। आप बोलोगे ये तो एक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे b माइनस b के पास प्लस माइनस है, यानी एक बार माइनस b प्लस रूट ओवर d बाई 2a करेंगे और दूसरी बार माइनस b माइनस रूट d बाई 2a करेंगे, ठीक है। ये दो एग्जांपल लेके मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इससे आने से पहले मैं आपको इस मतलब ये चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक बोलने वाला, टॉपिक मतलब आखिरी कॉन्सेप्ट जो बोलने वाला है उसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है d, ये जो d है हमारा माइनस ऑफ b प्लस माइनस ऑफ b नहीं, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमें तीन चीजें देगा, क्या देगा, ये जो रूट्स निकलेंगे हमारे, क्या निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे। तो ये रूट्स के नेचर के बारे में बताएंगे, यानी नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो हमारे x के दो वैल्यू निकलेंगे उसके नेचर के बारे में बताएंगे। कोई भी चीज है उसके दो नेचर होंगे, दो नेचर नहीं, मतलब ऐसा कोई भी आप चीज उठा लो उसके कुछ नेचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये किसके काम आता है, एक तो x का वैल्यू निकालने के लिए काम आता है डायरेक्ट फॉर्मूला से माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a, या फिर हमें रूट्स जो निकलेंगे x के वैल्यूज जो निकलेंगे उनके नेचर बताने के लिए आते हैं। क्या हमें क्या बताने के लिए आते हैं, नेचर बताने के लिए, किसके, रूट्स के, ठीक है। अब देखते जाइए कैसे निकालते। पहला जो है, अगर हमारा d यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आया, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आया, यानी इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन x, तो हमारा ये क्या करेंगे, तो जो रूट्स होंगे उनके नेचर क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो रूट्स निकलेंगे, दो वैल्यू निकलेंगे x के, वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। रियल मतलब क्या होता है, रियल मतलब इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते। इमेजिनरी नंबर बेसिकली आप जब 11th में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें आप पढ़ोगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर बेसिकली आप ये मान के चलो, इमेजिनरी नंबर होता है रूट ओवर के अंदर माइनस में कोई डिजिट होगा, ठीक है। अगर रूट ओवर के बीच में
माइनस में संख्या आ जाता है, नंबर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो बेसिकली रूट ओवर -1 को हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो उसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो बेसिकली इमेजिनरी नंबर यहीं से स्टार्ट होता है -1 का रूट ओवर से, ठीक है। तो आप मान के चलो अगर यहाँ पे 4 का रूट ओवर हम निकालते हैं तो इसको लिखते हैं +or -2, लेकिन अगर यहाँ पे -4 का रूट ओवर दे दे तो इसको क्या निकालेंगे, इसको तो निकाल नहीं पाएंगे। आप बोलोगे कि ये भी +or -2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -4 है, -4 का डायरेक्ट ऐसे तुम +or-2 करके रूट ओवर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ये -4 जो है रूट ओवर के अंदर आने के बाद ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो इसका सॉल्यूशन होगा +or-2 आयोटा, ठीक है, ऐसे करेंगे। लेकिन आपको बेसिकली इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अगर आप साइंस लेके 11th में जाते हो तब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिकली रियल हमने देख लिया, तो रियल क्या है, इमेजिनरी का ऑपोजिट, यानी रूट के अंदर सिर्फ प्लस में जो नंबर आएगा उसको हम अभी मान के चलेंगे रियल है, ठीक है, 10th क्लास के हिसाब से। और अनइक्वल, यानी अगर 0 से बड़ा होता है डिस्क्रिमिनेंट तो जो x का वैल्यू निकलेंगे वो अनइक्वल निकलेंगे, यानी सेम वैल्यू नहीं निकलेंगे। कब? जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और रियल निकलेंगे उसका वैल्यू, ठीक है। फिर सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड नेचर हमें क्या बताता है, अगर d का वैल्यू 0 के साथ इक्वल हो गया, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, इफ d = 0, तो वहां पे जो रूट्स होंगे ना, तो वहां पे जो रूट्स होंगे, रूट्स आर सेम, रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर d का वैल्यू 0 के साथ मतलब बराबर हो गया तो वहां पे क्या हो जाएंगे, रूट्स यानी जो x के वैल्यू निकलेंगे वो इक्वल हो जाएंगे। सपोज मान लो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 2 निकला, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, तो वहां पे क्या होगा, जो रूट्स निकलेंगे वो सेम निकलेंगे, 1/2 1/2 1 1 2 2 3 3 -4 सेम निकलेंगे, दो नंबर जो निकलेंगे सेम निकलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा जो केस हमारा आता है, तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा यानी माइनस में नंबर आ जाएगा, माइनस में नंबर आएगा तो यहाँ पे जो रूट्स निकलेंगे कैसे निकलेंगे, रूट्स आर, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो रूट्स क्या निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे इमेजिनरी। कौन सा नारी, इमेजिनरी, ठीक है, नर वाला नारी नहीं, ठीक है, सॉरी मादा वाला नारी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, इमेजिनरी यानी हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा कॉन्सेप्ट में, अगर नेचर ऑफ रूट्स यानी d अगर 0 के बराबर है तो रूट्स आर सेम निकलेंगे, अगर d 0 के साथ है यानी d 0 से अगर बड़ा है तो रूट्स जो होंगे वो रियल निकलेंगे और अनइक्वल यानी अलग निकलेंगे, अगर d 0 के इक्वल है तो रूट्स सेम निकलेंगे, अगर d 0 से छोटा हो गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, और इमेजिनरी हो जाएंगे बेसिकली, यानी रूट्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। आप ये मान के चलो रूट्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो बेसिकली तीन आप यहाँ पे याद रख लो, d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, नेचर क्या होगा रूट्स का, d का इक्वल होगा तो क्या होगा, d से छोटा होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये याद रख लेना। और फिर ये जो मतलब ये जो टोटल यहाँ पे अभी लिखा है इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ये इस चैप्टर एंटायर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नोट्स है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सारे क्वेश्चंस होंगे 4.1 2 3 के, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इस वीडियो का यानी पार्ट 1, ये मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, ठीक, पार्ट 1 नहीं लिखा लेकिन पार्ट 1 बना रहा हूँ। तो पार्ट 1 में मैं आपको सिखा दूंगा, आप तो पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टराइजेशन सीख गए होंगे, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड x निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा अब तक, अब आप स्टार्ट कर रहे हो, मैथ्स पूरा स्टार्ट कर रहे हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको सिखा दूंगा फैक्टराइजेशन कैसे करके निकालते हैं x का वैल्यू और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, x² - 3x - 10 = 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है। इसको हम क्या करेंगे, दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कैसे सॉल्व करना होता है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। श्रीधर आचार्य जो थे वो एक एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उनका नाम, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों में बोलो। अगर आपको एग्जाम में दिया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी -b ± √d/2 लगा देना है, एक सरल निकालना है ऐसे डाल के, ठीक है। अगर आपको दिया है कि फैक्टराइजेशन में करना है तो फैक्टराइजेशन करना,
अगर आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन या फिर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो आप जो दिया होगा उसी के हिसाब से करना है। अगर आपको फैक्टराइजेशन में दिया है और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं तो आपका आंसर सही होगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना है हमारे पास। तो चलिए पहला जो इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, उसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा मेथड? पहला मेथड हमारे होने वाला है पहला मेथड दैट इज फैक्टराइजेशन। कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन में कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, जो मिडिल फैक्टराइजेशन का अलग नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा है, ये -3x, तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे जैसे कि हमारा रूट निकालने में हेल्प हो जाए। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख लिया, बस यहाँ पे अभी ये मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये करना है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी 1 उसको मल्टीप्लाई कीजिए c के साथ। c यहाँ पे क्या है 10, तो ये निकल गया 10। फिर ये 10 का क्या कीजिए, इस 10 को फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइजेशन सब यहीं से ही आया क्योंकि इस मेथड में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके स्प्लिट करके करते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कीजिए 10 का। तो 10 का फैक्टर करूंगा तो 2 5 जा 10, फिर 5 कर 5 1 जा। तो 10 को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 10 को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 5 टाइम्स 1, 2 5 जा 10 1 जा 10 ऐसे। अब यहाँ पर देखिए कि आप ऐसे कौन सा पेयर बनाएंगे कि ये 3x आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या पेयर यूज करेंगे, इसमें से आप क्या करेंगे कि ये 3 आएगा। इन तीनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ये पहले तो आप फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म को, मतलब पहले आप क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट जो निकलेगा उस प्रोडक्ट को आप फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। उसको फैक्टराइज करने के बाद आप वो जो उसका जो फैक्टरिटी में जो नंबर्स निकलेंगे यानी जो फैक्टर्स निकलेंगे उस फैक्टर्स को आपको आइदर ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है या फिर दोनों को मिला जुला के ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है। आप ऐसे कुछ करेंगे जैसे कि ये बीच वाला टर्म आ जाए। टर्म कैसा है, आप बोलोगे ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है, कैसा आएगा। हाँ मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि ये तो है, लेकिन इसको पहले आप पेयर बना लीजिए कैसे करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके। जैसे 3 निकलेगा, 3 निकलने के बाद वहां पे x लगाएंगे, ठीक है। आप कैसे लगाएंगे वो देखिए। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 2 5 जा 10 10 माइनस 1 नहीं होता, 5 1 जा 5, 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं 5 1 जा 5 कर दूं तो इसको मैं 1 को हटा के 5 1 जा 5 कर देता हूँ, तो 5 प्लस 2 होगा 7 होगा, लेकिन 5 माइनस 2 क्या होगा, 5 माइनस 2 यहाँ पे क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे -3, तो -3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में से माइनस करूंगा 5, तो 2 में से अगर मैं -5 करता तो -3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 5 हो गया, तो यही है हमारा आंसर, यहीं से निकल जाता है, ठीक है। बच्चों को यहीं पे बस दिक्कत आता है, आप जैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2 - 5 है, तो 2 - 5 -3 होता है, तो यहाँ पे अगर मैं x लगा देता हूँ, यहाँ पे अगर x लगा देता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। तो 2x में से अगर 5x को मैं सब्ट्रैक्ट करता तो -3x आएगा। तो आप देख रहे हो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। कैसे, यहाँ पे मैं 3x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x, तो यहाँ पे 3x को बस आपको स्प्लिट करना है, मैंने ऐसे स्प्लिट करना है जिससे आंसर निकलेंगे इजी, ठीक है। तो यहाँ पे 5x में से 2x जाएगा तो -3x हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको कर देते, इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने -3x को कैसे स्प्लिट किया, पहले तो हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c को मल्टीप्लाई किया, फिर उन दोनों का उसका प्रोडक्ट फैक्टराइज किया, फिर उनके पेयर में से फैक्टराइज के पेयर बना के ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ किया, तब जाके ये निकल गया। जैसे ये निकला x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 हो गया। फिर इसको हम करते हैं फैक्टराइज। x स्क्वायर को x स्क्वायर और 2x में से x कॉमन ले गया मैं, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 2, समझ आ रहा है, आ रहा होगा। तो आपको अभी देखना है कि ये जो x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 पहले से ही लिख लो, x प्लस 2 लिख लो, ठीक है। 0 को 0 के साइड में, तो यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे जो आप कॉमन लेने के बाद x को यहाँ पे जो निकलेगा उसको यहाँ पे रख देना, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है,
यानी इन दोनों में से कुछ निकालोगे जैसे ये होगा। तो यहाँ पे अगर मैं -5 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे -5 × x 5x हो जाता है और -5 × +2 तो -10 हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे x पहले दो टर्म्स में से कॉमन लिया, दूसरे दो टर्म में से कॉमन लिया। तो आपको याद ध्यान में रखना है पहले हमेशा सॉरी, तो आप जब भी फैक्टराइज करोगे तो आपका ये जो दो चीज मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हमेशा इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे x + 2 है तो यहाँ पे भी x + 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पे x - 2 आता तो यहाँ पे x - 2 आना कंपलसरी है। अगर यहाँ पे अलग अलग टर्म्स आ जाते हैं ब्रैकेट के भी अंदर तो वहां पे आपका आंसर गलत है, स्टेप गलत है, ठीक है। तो आप देख रहे हो x + 2 कॉमन आ गए तो x, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर आप यहाँ से करोगे, यहाँ पे देखो x + 2 यहाँ से अगर मैं x + 2 को कॉमन ले गया इन दोनों में से, फिर आपको कॉमन अगर समझ नहीं आ रहा तो कॉमन मत लो, डायरेक्ट x + 2 को एक जगह पर रख लो, फिर जो बाहर है x - 5 उन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो और इन दोनों के बीच प्लस माइनस साइन कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा = 0 हो गया। यानी अगर एक बार मैं x + 2 को 0 के साथ डालूंगा एक ब्रैकेट एंड x - 5 दूसरा जो ब्रैकेट है उसको भी 0 के साथ डालूंगा तो ये होगा x 2 उस तरफ जाके हो जाएगा -2 और x यहाँ पे -5 है उस तरफ जाके 0 के साथ क्या ऐड होकर हो जाएगा +5। तो x का दो वैल्यू ऐसे निकल गए, ठीक है। आप ब्रैकेट बना लोगे, पहले तो x + 2 को हमने कॉमन ले लिया तो x - 5 जो बाहर बचा था उसको सेकंड ब्रैकेट में डाल दिए, फिर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया तो उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद x का दो वैल्यू निकल आया। पहले तो x + 2 को अगर 0 के साथ इक्वेट किया तो ये निकला x का वैल्यू निकला -2। यहाँ पे x - 5 को अगर 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो x का वैल्यू निकलेगा +5, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो -2 और +5 है ये हमारे रूट्स हो गए, क्या हो गए, रूट्स हो गए। तो हमारा रूट्स क्या है निकले, x का वैल्यू हमारे क्या निकला -2 एंड +5, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये रूट्स हमारे सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, ये चेक करने के आपको जो बेसिक मेथड है वो है कि रूट्स का मतलब क्या है, यानी x के ऐसे वैल्यूज जिसको इक्वेशन में डालते ही इक्वेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं +5 को डाल देता हूँ ये इक्वेशन में, तो +5 को अगर डालूंगा तो x² में 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 -3 × 5 कितना हो जाएगा 15 -10, तो -15 -10 मिलके हो जाता है -25 -25 +25 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। इक्वल हो रहा है, हाँ इक्वल हो रहा है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। ये था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब दूसरा जो फॉर्मूला, दूसरा जो मेथड है दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मैं इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलता हूँ। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कैसे करेंगे आइए ये देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियरली समझ आ रहा होगा, तो चलते श्रीधराचार्य फॉर्मूला को। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है, डायरेक्ट x निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलता है जो वैल्यू होगा -b ± √d/2a। अब ये इक्वेशन में आप देख लेते हैं कि a b और d क्या है, ठीक है। तो d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो d का वैल्यू तो निकालते हैं b² - 4ac। तो b, तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं a का वैल्यू कितना है। ये इक्वेशन में a का वैल्यू कितना है, a का x का कोफिशिएंट a होता है तो x के पास कुछ नहीं है, x² के पास तो 1 होगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 मतलब मान लिया कि a का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब बोलोगे इसके पास तो कुछ नहीं, आप 1 क्यों ले रहे हो, आज जिसके पास कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, ये याद रखना। x का कोफिशिएंट कितना है, यानी b का वैल्यू कितना है -3, ठीक है। आप बोलोगे x के पास तो 3 है, ये तो माइनस है, लेकिन एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्लस होता है बीच में, यानी x² + bx, पर प्लस की जगह पे -3 है तो माइनस आ रहा है इसीलिए, तो इसीलिए b का वैल्यू कितना होगा -3। c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे c का वैल्यू है -10, ठीक है। तो a b c का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। फिर d हम निकालेंगे यहाँ से, तो d का वैल्यू कितना था b² - 4ac, तो b का स्क्वायर कितना होगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, फिर -4 × a कितना है 1 × c कितना है -10। तो d का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 14 40, तो 49 निकल गया हमारा d का वैल्यू। d का वैल्यू हमारा कितना निकला 49 निकला। अब चलते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, d का वैल्यू तो क्लियर है। अब सीधा चले फॉर्मूला कहता है कि x का वैल्यू कितना है -b, तो b की जगह क्या है, b है हमारा -3, तो -3, क्योंकि b का वैल्यू माइनस में है और उसके सामने एक माइनस ऐड करना है फॉर्मूला के हिसाब से, तो -b प्लस और माइनस b का वैल्यू कितना निकला 49, ठीक है। 49 डिवाइडेड बाई 2a, 2 तो कांस्टेंट मतलब हमारे पास है a कितना है 1, तो 2 × 1, तो
तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +3 प्लस और माइनस 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 डिवाइडेड बाई 2 × 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एक बार मैं कैसे निकालूंगा बोला था, एक बार क्या करेंगे b प्लस 7/2 एंड 3 माइनस 7/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना निकला है, x वैल्यू आएगा 7 + 3 10 होगा, 10/2 हो जाएगा 5 एंड -7 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो ये होगा -4, तो -4/2, तो -4/2 यानी -2। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे भी -2.5 निकला था, यहाँ पे x का वैल्यू भी 5.-2 निकला, सेम निकला, तो यानी हमारा प्रोसीजर और फॉर्मूला हमने सब वैल्यू ठीक में डाला, तो हमारा आंसर ऐसे निकल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन आपको करा देता हूँ फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है 2x² - 3x - 5 = 0। तो पहले करेंगे फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मैंने बोला था x² का जो कोफिशिएंट है यानी 2 को मल्टीप्लाई करो c से यानी -5 से, कितना निकला -10। तो अब -10 को ऐसे तोड़ो ताकि वो -3x में आ जाए, तो माइनस को भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो 10 को फैक्टराइज पहले करो, तो 10 को फैक्टराइज करूंगा तो वही 10 का फैक्टर कितना आएगा, 10 = 2 × 5 × 1 आएगा। तो अब निकालना है 3, तो सेम क्या करेंगे 5 1 को हटा देते हैं, तो 5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे अब मैं कैसे करूँ कि यहाँ पे 2 को माइनस में रखूँ या 5 को माइनस में रखूँ, तो इन दोनों में से माइनस साइन कैसे लगाऊं, वो कैसे मैं सोचूंगा, हाउ, वो कैसे करूंगा। ठीक है, हाउ, तो क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है कि हम कैसे मतलब ये जाने कि यहाँ पे 2 का साइन में माइनस रखूंगा या फिर 5 का साइन में माइनस रखूंगा, कैसे रखूंगा। तो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे देखो माइनस में है ना बीच वाला टर्म, तो यहाँ पे बी जो बड़ा नंबर है उसके बगल में माइनस रहेगा। बड़ा नंबर कौन सा है 5 है, तो 5 के बगल में माइनस रहेगा, क्योंकि बड़ा में से अगर बड़ा नंबर माइनस में उसमें से छोटा कोई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर तो माइनस होता है, लेकिन साइन जो बड़े नंबर का होता है उसका रहता है। इंटीजर, बेसिक इंटीजर आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 2x² को 2x² एज इट इज लिख लिया, कोई चेंजेस नहीं, बस -3x की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पे +2x। मैं क्या बोला था, बड़े वाले के पास माइनस आएगा तो छोटे वाले के पास प्लस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे 2x² + 2x - 5x, बड़े वाले के पास माइनस आएगा तो 5 के पास माइनस आएगा तो -5x - 5 = 0। कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 2x दोनों में 2x है, तो 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया x। इतना तो आपको आता होगा, मैं अभी सोच रहा हूँ आप टॉपर लोग हैं। ठीक है, सॉरी फ्यूचर टॉपर लोग। ठीक है पीपल, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x² था तो x कॉमन गया तो x निकल गया, तो 2x में इसमें से 2x कॉमन ले लिया तो x बच गया। यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो +1 बच गया। ठीक है, आप लोग 1 कहाँ से आया, 2x × 1 2x ही होता है, तो 2x कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, बेसिक चीज। माइनस, अब मैंने क्या बोला था ब्रैकेट के अंदर सेकंड स्टेप में सेम आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर x + 1 है तो इधर भी x + 1 आएगा, = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x + 1 कॉमन ले लिया -5 x - 5 से, तो यहाँ पे क्या होगा -5 होगा। -5 को अगर कॉमन ले लोगे इन दोनों में से तो x + 1 आ जाएगा, क्योंकि -5 × x -5x हो जाएगा, -5 × +1 -5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे क्या करना है, मैं कहा था ब्रैकेट के अंदर दो सेम चीज आ गए तो उसको एक जगह पे ले लो x + 1 को, और जो बाहर बच गए उनको और एक ब्रैकेट में ले लो, यानी 2x - 5 के अंदर ले लो, = 0 पुट कर दो। पहली बार x + 1 को 0 पुट करो, दूसरी बार 2x - 5 दूसरा ब्रैकेट को 0 के साथ पुट करो, तो ये कितना निकला, x का वैल्यू कितना, यहाँ से तो इक्वेशन आप सॉल्व करवाए ना, अगर x + 1 = 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अगर 2x - 5 0 है तो यहाँ पे पहले तो -5 को उधर जाके +5 हो जाएगा। ठीक है, और 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकला, -1 और 5/2। आप चेक करेंगे ये सही है कि गलत है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -1 को डालूंगा। -1 को यहाँ पे अगर डालता हूँ तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 -3 × -1 तो ये हो जाएगा +3, तो 3 और 2 मिलकर हो जाएगा +5, तो +5 - 5 0 हो रहा है। हाँ, तो हमारा ये निकला है सही। अगर एक निकल गया सही तो दूसरा भी सही ही होगा। ठीक है,
हाँ तब तक सही होगा जब तक आपका यहाँ ये वाला बेसिक कैलकुलेशन आपका सही ठीक होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे -5/2 कर दोगे, -5 को उधर डायरेक्ट फेंक दोगे तो -5/2 कर दोगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, -5 इधर है उस तरफ जाके +5 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम करेंगे सेकंड मेथड यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो इसका ABC निकाल दो, तो A निकल गया हमारा 2 यानी x² का कोफिशिएंट, B निकल गया हमारा -3 यानी x का कोफिशिएंट, और C निकल गया हमारा -5, इतना तक निकाल दिया। फिर यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दो आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac, b का स्क्वायर कितना, b है -3 तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आ जाएगा, -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है -5, तो ये होगा 9 - 4 2 8 इंटू -5 8 4 40। यहाँ पे -9 - 40 यहाँ पे आप कर दोगे गलत, थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई होकर प्लस 9 + 40 कितना होगा 49। यहाँ पे 31 अगर लिख लेते तो यहीं पे आंसर गलत हो जाता, ठीक है, तो 49 होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो डी का वैल्यू निकल गया। सिंस हमारा डी का वैल्यू निकल गया तो अब क्या करोगे, अब हम निकालेंगे एक्स का वैल्यू। तो एक्स क्या कैसे निकालते, तो एक तो पहला फॉर्मूला आता था, सॉरी एक्स का फॉर्मूला आता था -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। कई कई जगह बेसिकली जो फॉर्मूला है इसका ये दिया गया होगा -b ± √b² - 4ac। ये जो b² - 4ac √over के अंदर है, ये b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट ही तो कहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट b² - 4ac की जगह पे मैं डिस्क्रिमिनेंट लिख सकता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ पे छोटा कर दिया -b ± √d/2a, कोई कंफ्यूजन होने का नहीं है आपको। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x वैल्यू तो एक बार आएगा -b +√d/2a। दूसरा वैल्यू क्या आएगा, दूसरा वैल्यू हमारा आएगा -b √d/2a, ठीक है। अगर d हमारा 49 है तो √d हमारा कितना हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट यानी ±7। तो एक बार यहाँ पे प्लस के जगह पे डालेंगे और एक बार माइनस के जगह पे डाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -b कितना है -3, तो -3 पर सामने एक माइनस लगाना है, ये कंपलसरी है आपको लगाना है। अगर माइनस में b है तो आपको एक ही माइनस नहीं लगाना, आपको माइनस माइनस प्लस को होगा, ठीक है। अगर b माइनस में है तो वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में b का जो वैल्यू होगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। अगर b प्लस में होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में b का वैल्यू माइनस में आएगा, ध्यान रखना। -3 प्लस यहाँ पे एक बार 7 डिवाइडेड बाई 2a, a कितना है, a है 2 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल गया माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, तो 3 + 7 10 10/4 कितना होता है 10/4 यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 5 = 10 सॉरी 2 5 = 10 2 2 = 4। तो एक क्वेश्चन रूट निकला 5/2। अब दूसरा देख लेते क्या निकलता है, ठीक है। तो दूसरा है -3 ऐसे ही डालेंगे, माइनस यहाँ पे एक बार 7 डाला तो यहाँ पे -7 निकलेगा, सॉरी डालेंगे तो -7/2 2 = 4, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो -7 में से +4 करेंगे तो ये होगा -4, तो -4/-4 कितना निकलेगा -1। देख रहे हो यहाँ पे 5/2 -1 निकला, यहाँ पे भी 5/2 और -1 निकला। तो हमारा आंसर करेक्ट है, हमारे प्रोसीजर सारे करेक्ट हैं, हमारा न्यूमेरा करेक्ट है। आपका करेक्ट है कि नहीं ये आप खुद चेक करोगे क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ओवरऑल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर था उसका सारे कॉन्सेप्ट सारे थियरीज मैंने आपको समझा दिया और कुछ बचा नहीं, ठीक है। चैप्टर में इतना ही था, आप सिलेबस भी देख लेना, आप सॉरी आपका बुक भी देख लेना, इतना ही था। यहाँ तो मैंने आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आपको सिखा दिया कैसे यूज करना होता है, इक्वेशन कैसे लाना होता है, अगर रूट्स दिया है नेचर ऑफ द रूट्स भी बता दिया। अब डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 4.1 को खत्म करके, मतलब सॉल्व करने के वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 यहीं पे हुआ आज कंप्लीट। अगर पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं जानता हूँ आपको पसंद आएगा लेकिन आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। आई एम अ ब्लडी पैशनेट टीचर, ठीक है, सॉरी एजुकेटर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आता है यार, एजुकेटर क्या बोलते हैं, ठीक है, जो भी हो, आई एम अ पैशनेट टीचर, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मज़ा आएगा। मैं अगर आप पहले से स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं प्लीज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं हाथ फैलाता नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, ईगो पे लेके अनसब्सक्राइब भी मत करना भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।